दोस्तों इमेजिन कीजिए आप दुश्मन के एक बेहद एडवांस और अरबों डॉलर के एयरक्राफ्ट कैरियर पर बैठे हैं। आपके चारों तरफ दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार और एयर डिफेंस सिस्टम लगे हैं। अचानक आपकी स्क्रीन फ्लिक करती है और आपको कुछ समझ में आए उससे पहले ही पूरा का पूरा नेवल फ्लीट समंदर की गहराई में जल समाधि ले चुका होता है। कोई वार्निंग नहीं, कोई सायरन नहीं और सबसे बड़ी बात, कोई रिएक्शन टाइम नहीं। क्या 1500 किलोमीटर दूर से ही चाइना और पाकिस्तान के जंगी जहाजों की तबाही की स्क्रिप्ट लिखी जा चुकी है? आखिर 2026 की परेड में दुनिया को दिखाने से पहले डीआरडीओ की टॉप सीक्रेट लैब्स में उन बंद दरवाजों के पीछे ऐसा क्या चल रहा था जिसकी भनक सीआईए और मोसाद जैसी खुफिया एजेंसियों तक को नहीं लगी। जहां एक तरफ अमेरिका का अरबों डॉलर का हाइपरसोनिक प्रोजेक्ट बार बार हवा में फुस हो रहा था, वहां भारतीय वैज्ञानिकों ने रातों रात ऐसा कौन सा जुगाड़ बैठाया कि हमारी मिसाइल हवा के अंदर पानी के पत्थर की तरह उछलने लगी। क्या है वो सीक्रेट स्कीपिंग और डोजिंग टेक्नोलॉजी जिसने रातों रात दुनिया के सबसे एडवांस रडार सिस्टम्स को अंधा और बहरा कर दिया है? और सबसे खौफनाक सवाल, अगर लॉन्च स्पीड मैक 10 है यानी पलक झपकने से पहले ही तबाही, तो क्या ग्वादर और कराची पोर्ट को नक्शे से मिटाने के लिए भारत को अब बॉर्डर पार करने की जरूरत ही खत्म हो गई है? दोस्तों रक्षा क्षेत्र के अंदर जब कोई देश एक पूरी जनरेशन की टेक्नोलॉजी को जंप कर लेता है तो उसकी गूंज सिर्फ बॉर्डर पर नहीं बल्कि सुपर पावर्स की राजधानियों में बहुत गहराई से सुनाई देती है। दोस्तों वर्तमान 2026 के ग्लोबल सिनेरियो के अंदर भारत ने अपनी सामरिक और तकनीकी क्षमताओं के अंदर जो हाइपरसोनिक बवंडर मचाया है वो कोई रातों रात हुआ चमत्कार बिल्कुल नहीं है। दोस्तों ये दशकों की शांत, फोकस्ड और अचूक तपस्या का सीधा रिजल्ट है। दोस्तों हाल ही के अंदर आर डिफेंस फोर्सेज फर्स्ट कॉन्क्लेव 2026 के अंदर रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ के पूर्व महानिदेशक राजा बाबू ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जिन्होंने डिफेंस कम्युनिटी के अंदर भूचाल ला दिया है। उन्होंने दुनिया को बताया कि भारत का लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल यानी एलआर शेम प्रोजेक्ट अब डेवलपमेंट फेज के अंदर आकर के एक खौफनाक हकीकत बन चुका है। 1500 किलोमीटर की अचूक मारक क्षमता, मैक 10 की अकल्पनीय लॉन्च स्पीड और टर्मिनल फेज में भी मैक 5 से लेकर के मैक 6 की भयानक स्पीड। दोस्तों 2026 की गणतंत्र दिवस परेड में जब 12x12 मोबाइल लॉन्चर के ऊपर 13 मीटर लंबी और 12 टन वजनी इस मिसाइल को दुनिया के सामने रोल आउट किया गया तो पूरी दुनिया के मिलिट्री ऑब्जर्वर समझ गए कि भारत अब उस एलिट क्लब के अंदर घुसपैठ कर चुका है जहां का रास्ता अमेरिका और चाइना भी अभी पूरी तरह से खोज भी नहीं पाए हैं। लेकिन दोस्तों इस मिसाइल के अंदर ऐसा क्या है जो इसे एक अनस्टॉपेबल किलिंग मशीन बनाता है? इसे समझने के लिए थोड़ा बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा। दुनिया के अंदर क्रूज मिसाइलें दशकों से मौजूद हैं। अमेरिका की टॉम हॉक क्रूज मिसाइल से लेकर के हमारी अपनी सुपरसोनिक ब्रह्मोस तक ये सभी बेहतरीन हथियार हैं। लेकिन दोस्तों एलआर शेम पूरी तरह से एक अलग लीग का जानवर है। पारंपरिक बैलिस्टिक मिसाइलें एक तय पैराबोलिक पाथ के ऊपर उड़ान भरती हैं, यानी कि अगर दुश्मन का रडार इन्हें लॉन्च होते ही पकड़ ले तो इसके पावरफुल कंप्यूटर्स ये कैलकुलेट कर लेते हैं कि मिसाइल किस रास्ते से आएगी और उसे हवा के अंदर कहां इंटरसेप्ट करके तबाह किया जा सकता है। लेकिन दोस्तों भारत का ये नया हथियार कोई सीधा या फिर तय रास्ता फॉलो नहीं करता है। अब उस सीक्रेट लेयर को दोस्तों डिकोड करते हैं जो इसे दुनिया का सबसे घातक वेपन बनाती है। दोस्तों ये मिसाइल एक 2 स्टेज सॉलिड रॉकेट मोटर सिस्टम के ऊपर काम करती है। लॉन्च होने के बाद में इसका हैवी बूस्टर इसे वायुमंडल की ऊपरी परत तक ले जाता है। वहां से ये बूस्टर अलग हो जाता है और जन्म लेता है एक हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल यानी कि एचजीवी का। इसके बाद में शुरू होता है असली खेल। दोस्तों ये एचजीवी बिना किसी इंजन पावर के वायुमंडल के ऊपरी परतों के ऊपर अकल्पनीय स्पीड से ऐसे ग्लाइड करता है, ऐसे उछलता है जैसे आपने कभी नदी के पानी पर किसी चपटे पत्थर को उछलते हुए देखा होगा। इस एक्सट्रीम मिड एयर स्कीपिंग और डोजिंग मूवमेंट के कारण दुनिया का कोई भी एडवांस एंटी मिसाइल डिफेंस शील्ड, चाहे वो अमेरिका का पैट्रियट हो, थार्ड हो, इजराइल का आयरन डोम हो, इसकी सटीक लोकेशन का अनुमान नहीं लगा सकता है। जब तक दुश्मन का कंप्यूटर इसका पाथ कैलकुलेट करेगा
क्या दोस्तों आपको लगता है कि सिर्फ स्पीड हासिल कर लेना ही काफी है? असल कहानी तो इससे आगे शुरू होती है। जब कोई चीज मैक 10 यानी कि ध्वनि की गति से 10 गुना तेज रफ्तार से उड़ान भरती है तो वायुमंडलीय घर्षण या फ्रिक्शन के कारण उसका तापमान हजारों डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस एक्सट्रीम हीट के अंदर दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन धातु भी मोम की तरह पिघल जाती है और मिसाइल के अंदर लगे नाजुक सेंसर जलकर के राख हो जाते हैं। दोस्तों हाइपरसोनिक रेस में यही वो दीवार थी जिसे अमेरिका बार बार टकरा रहा था। लेकिन दोस्तों डीआरडीओ और भारतीय प्राइवेट सेक्टर की रक्षा कंपनियों ने मिलकर के देश के भीतर ही मटेरियल साइंस के अंदर एक खौफनाक क्रांति ला दी है। उन्होंने ऐसे कार्बन कार्बन कंपोजिट स्पेशल अलॉय और थर्मल प्रोटेक्शन सिस्टम तैयार किए हैं जो इस भयंकर आग को भी पी जाते हैं जैसे वो कोई मामूली बात हो। दोस्तों मिसाइल के अंदर का स्ट्राइक सेंसर और गाइडेंस सिस्टम पूरी तरह से ठंडा और सुरक्षित रहता है। ये वो स्वदेशी जुगाड़ है जिसने वेस्टर्न डिफेंस थिंक टैंक्स की नींद उड़ा दी है। अब दोस्तों ग्राउंड रियलिटी पर आते हैं और देखते हैं कि रावलपिंडी में बैठे पाकिस्तानी जनरल्स के पसीने क्यों छूट रहे हैं। दोस्तों इस खौफ की क्रोनोलॉजी बहुत ही दिलचस्प है। पाकिस्तान बहुत लंबे समय से सिर्फ ब्रह्मोस मिसाइल के नाम से ही खौफजदा था। जब भारत ने HSTDV यानी कि हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल के सफल परीक्षण किए तो पाकिस्तानी रणनीतिकारों ने इसे एक एक्सपेरिमेंट मानकर के नजरअंदाज करने की कोशिश की। उन्हें लगा कि भारत को अभी सालों लगेंगे, लेकिन दोस्तों ओडिशा के तट से LR शेम के सफल टेस्ट और इसकी 1500 किलोमीटर की रेंज ने पाकिस्तान की पूरी नौसेना को रडार पर ला दिया है। मैक 5 से लेकर के मैक 10 की स्पीड का सीधा मतलब है कि कराची और ग्वादर पोर्ट के ऊपर मौजूद किसी भी पाकिस्तानी युद्धपोत को निशाना बनाने में इस मिसाइल को मात्र कुछ ही मिनट लगेंगे। दोस्तों पाकिस्तान के पास में, और सच कहूं तो इस पूरे रीजन के अंदर किसी के पास भी ऐसा कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जो इस स्पीड और इस अनप्रेडिक्टेबल फ्लाइट पाथ वाली मिसाइल को ट्रैक कर सके। इसे रोकना तो बहुत ही दूर की बात है। लेकिन दोस्तों भारत का असली टारगेट पाकिस्तान है ही नहीं। भारत जिस ग्लोबल चेस बोर्ड पर खेल रहा है वहां सामने चाइना है और चाइना हमेशा से अपनी DF-17 हाइपरसोनिक मिसाइलों का बहुत बखान करता है। वो खुद को हाइपरसोनिक रेस का लीडर मानता है। लेकिन दोस्तों जब भारतीय नौसेना की LR शेम का डेटा सामने आया तो चाइनीज सैन्य शोधकर्ताओं के होश उड़ गए। उन्होंने अपनी इंटरनल रिपोर्ट्स के अंदर मान लिया कि भारत ने अब सॉलिड एंटी एक्सेस एरिया डिनायल यानी कि A2AD क्षमता के अंदर महारत हासिल कर ली है। चाइना की PLA नेवी जो हिंद महासागर क्षेत्र या फिर IOR के अंदर अपना दबदबा बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ये मिसाइल सीधा काल है। 1500 किलोमीटर की रेंज का मतलब समझिए दोस्तों, भारत के युद्धपोत या फिर तटीय बैटरी अपने सुरक्षित बंदरगाह या फिर बेस के करीब रहकर के ही दुश्मन के उस एयरक्राफ्ट कैरियर को डुबो सकते हैं जो भारतीय सीमा के बहुत दूर समंदर में खड़ा है। भारत को अब अपने जहाजों को खतरे में डालने की जरूरत ही नहीं है। मलक्का स्ट्रेट से लेकर के अदन की खाड़ी तक भारत इस मिसाइल के दम पर पूरे चौक पॉइंट को कंट्रोल कर सकता है। अब दोस्तों उस इंटरनेशनल गेम को भी डिकोड करते हैं जो पर्दे के पीछे चल रहा है। दोस्तों एक वक्त था जब भारत अपनी हर बड़ी रक्षा जरूरत के लिए सोवियत संघ और बाद में रसिया के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल दोनों देशों का एक बेहतरीन जॉइंट वेंचर रहा है। प्लान ये था कि ब्रह्मोस का हाइपरसोनिक वर्जन यानी कि ब्रह्मोस 2 भी दोनों देश मिलकर के बनाएंगे। लेकिन दोस्तों यहीं पर भारत की लीडरशिप ने एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लिया। रूस यूक्रेन युद्ध और ग्लोबल सप्लाई चेन के टूटने से भारत को समझ में आ गया कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की हमेशा एक लिमिट होती है। कोई भी सुपर पावर अपनी कोर और सबसे घातक टेक्निक कभी दूसरे को नहीं सौंपता है। भविष्य के युद्ध उधार की तकनीक पर नहीं लड़े जा सकते हैं। लिहाजा भारत ने आत्मनिर्भर भारत कैंपेन के तहत पूरा गियर शिफ्ट किया और अपने दम पर LR शेम को खड़ा कर दिया। दोस्तों आज रसिया खुद अचंभित है और मानता है कि भारत अब केवल एक बायर या फिर जूनियर पार्टनर नहीं है, बल्कि वो खुद के दम पर जटिल HGV टेक्नोलॉजी विकसित करने वाला एक इंडिपेंडेंट पावर हाउस बन गया है। दूसरी तरफ दोस्तों अमेरिका का हाल देखिए, जिसके पास में दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस बजट है, वो भी भारत की इस स्पीड से हैरान है।
दोस्तों अमेरिका ने अपने ARRW यानी एयर लॉन्च्ड रैपिड रेस्पॉन्स वेपन प्रोजेक्ट के अंदर पानी की तरह पैसा बहाया, लेकिन उसे लगातार फेल्योर्स का सामना करना पड़ा। उनका ग्लाइड व्हीकल बूस्टर से अलग होने या फिर हवा के अंदर हाई स्पीड डेटा लिंक बनाए रखने में बार बार फेल हुआ। इसके ठीक उलट भारत ने बहुत ही सधे हुए कदमों से स्टेप बाय स्टेप अप्रोच अपनाई है। दोस्तों हमने हवा में तीर नहीं चलाए, हमने पहले अग्नि सीरीज के जरिए री एंट्री व्हीकल्स की साइंस को मास्टर किया, फिर HSTDV के जरिए स्क्रैमजेट इंजन को परखा जो हवा से ही ऑक्सीजन खींच करके ईंधन जलाता है। और जब ये सारी टेक्नोलॉजी मैच्योर हो गई तब हमने सबको मिलकर के LRSAM के रूप में एक 12 टन का महादैत्य खड़ा कर दिया। आज दोस्तों पेंटागन भी अपनी रिपोर्ट्स के अंदर मान रहा है कि भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी कई मामलों में वेस्टर्न डिजाइन से ज्यादा रिलायबल, कॉस्ट इफेक्टिव और प्रैक्टिकल है। अब दोस्तों एक आम भारतीय को इससे क्या मतलब है, ये बात समझना भी बेहद जरूरी है। तो दोस्तों इसका मतलब ये है कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। भारत सिर्फ एक मिसाइल नहीं बना रहा है बल्कि उसने एक पूरा का पूरा मल्टी लेयर्ड हाइपरसोनिक इकोसिस्टम डेवलप किया है। इसे दोस्तों समझिए। दोस्तों पहली लेयर में हमारे पास में HSTDV है, दूसरी लेयर में ब्रह्मोस 2 डेवलप हो रही है जो मैक 7 से लेकर के 8 की स्पीड तक सामरिक स्ट्राइक करेंगी। वहीं तीसरी लेयर में हमारा एपेक्स प्रेडेटर LRSAM है जो 1500 किलोमीटर दूर से ही बड़े टारगेट्स को खत्म करेगा। और चौथी लेयर के अंदर प्रलय और रुद्रम जैसी मिसाइलें हैं। दोस्तों जरा सोचिए, भविष्य के किसी नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर के अंदर इन सबको एक साथ इस्तेमाल किया जाएगा तो क्या होगा? दुश्मन का रडार अंधा और बहरा हो जाएगा, उसका कम्युनिकेशन कट जाएगा और उसका पूरा नेवल फ्लीट नेस्तनाबूद हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, LRSAM के अंदर इस्तेमाल होने वाले फाइनल स्टेज स्ट्राइकर सेंसर्स और गाइडेंस प्रणाली पूरी तरह से स्वदेशी है। यानी अगर कल को युद्ध की स्थिति में कोई विदेशी सप्लायर अपना GPS डेटा लॉक भी कर दे तो भी भारत की मिसाइल अपने स्वदेशी नाविक यानी कि नेविक सैटेलाइट सिस्टम के जरिए टारगेट के सीने में जाकर के अचूक वार करेगी। दोस्तों ये सब रातों रात नहीं हुआ है, इसके पीछे भारत सरकार की वो डिफेंस पॉलिसी और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हैं जिन्होंने प्राइवेट सेक्टर को DRDO के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने का मौका दिया है। आज हम सिर्फ हथियारों के सबसे बड़े खरीदार नहीं हैं बल्कि हम ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट के अंदर अपनी धाक जमा रहे हैं। दोस्तों ये मिसाइल भारत की हार्ड पावर का सबसे बड़ा सबूत है। ये युद्ध लड़ने का नहीं बल्कि युद्ध को शुरू होने से पहले ही टाल देने का सबसे बड़ा वेपन है। दोस्तों इसी को डेटरेंस कहते हैं। जब दुश्मन को पता होगा कि उसकी सबसे बड़ी नेवल फ्लीट भारतीय मिसाइलों के दायरे में आते ही राख हो सकती है तो वो भारतीय जल क्षेत्र की तरफ आंख उठाकर के भी देखने से डरेगा। लेकिन दोस्तों इस पूरी कहानी का सबसे खौफनाक और सस्पेंस से भरा सवाल अभी बाकी है। जो बात डिफेंस कॉरिडोर के अंदर दबी जुबान से कही जा रही है वो ये कि अगर दुनिया को 1500 किलोमीटर की रेंज सिर्फ दिखाने के लिए बताई जा रही है तो DRDO की असली फाइलों में इस हाइपरसोनिक दैत्य की लिमिट आखिर क्या है? क्या भारत ने जानबूझकर के दुनिया से वो मास्टर स्ट्रोक छीन लिया है जो सीधे तौर पर तीसरे वर्ल्ड वॉर का नतीजा तय करेगा? दोस्तों जरा लॉजिक लगाइए, अगर 12 टन का एक हैवी ग्लाइड व्हीकल मैक 10 की स्पीड पकड़ लेता है तो क्या इसकी रेंज सिर्फ 1500 किलोमीटर होगी? कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इसकी असली मारक क्षमता 2000 से लेकर के 2500 किलोमीटर से भी पार हो सकती है। भारत कभी भी अपने वेपन्स की असली मैक्सिमम स्पीड पब्लिक नहीं करता है। दोस्तों आज दुनिया भर के अंदर भारत का जो कद बढ़ रहा है उसके पीछे कूटनीति के साथ साथ इस तरह की हार्ड पावर का बहुत बड़ा योगदान है। राजा बाबू का ये बयान कि ये मिसाइल भारत की सामरिक स्ट्राइक क्षमता को कई गुना कर देगी, ये महज एक बयान नहीं है, ये एक नए शक्तिशाली और आत्मनिर्भर भारत की गर्जना है। दोस्तों पाकिस्तान की छटपटाहट, चीन की सतर्कता, रसिया का सम्मान और अमेरिका की स्वीकारोक्ति, ये सब इसी बात के प्रमाण है कि भारत अब दुनिया के अंदर रक्षा तकनीक का पिछलगू नहीं बल्कि एक ट्रेंड सेटर बन चुका है। दोस्तों LRSAM ये सुनिश्चित कर रहा है कि 21वीं सदी के रणनीतिक महासागरों की लहरें भले ही कोई पैदा करे लेकिन वहां बवंडर सिर्फ भारत का होगा। अब दोस्तों इस मामले में आप क्या कुछ सोचते हैं? कमेंट करके अपनी बात जरूर कहें। नमस्कार।